हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में स्वागत है। मैं अरविंद कुमार आज कक्षा 12 का हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जारी किया है। तो साथियों, आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा वह 80 अंक का होगा और जो आपको टाइम मिलेगा वह मिलेगा 2 घंटे व 45 मिनट का मिलेगा। तो साथियों, आज के इस मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले पेपर के अंदर कुछ निर्देश दिए हुए होंगे, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे। तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसके ऊपर अपने रोल नंबर लिखने हैं। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अगला है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। तो आपको पेपर के अंदर कोई भी शब्द या उत्तर नहीं लिखना है, आपको उत्तर पुस्तिका के अंदर उत्तर लिखने हैं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। पांचवा है, प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्नों को सही माने। तो आपको जो इंग्लिश के अंदर जो इसका रूपांतर दिया गया है, यदि उसके अंदर कुछ भी अंतर या त्रुटि है तो आपको हिंदी भाषा वाले प्रश्न सही मानने हैं। तो आपके जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है वो है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें अपशब्द वर्ण है। खंड अ। तो देखो, इसमें अंदर बताया गया, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको एक गद्यांश दिया गया, उसे पढ़कर उसके उत्तर लिखने हैं। तो एक बार मैं इसे पढ़ लेता हूं। देखो, हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम सन 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित्र रामायण का संकेत मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। हिंदी में तुलसी ही रामायण के प्रमुख कवि हैं। तुलसी के समकालीन कवियों में मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है, जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की है, जिसमें काव्य कौशल का तो प्राधान्य है, परंतु चरित्र चित्रण एवं प्रबंधात्मक की उपेक्षा की गई है। सेनापति ने भी अपने कवित रत्नाकर में चौथी एवं 5वीं तरंगों के अंतर्गत रामायण एवं राम रसायन का वर्णन किया है। तुलसी के समकालीन कवियों के उपरांत भी हिंदी में राम काव्य के दर्शन होते हैं। इनमें से हृदय रामकृत हनुमान नाटक मिलता है। तदुपरांत प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक मिलता है, जो संवाद के रूप में लिखा गया है। तो ये था दोस्तों गद्यांश। अब देखो, इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इस गद्यांश का क्या शीर्षक है? अ के अंदर बताया है तुलसी काव्य, ब में राम काव्य, स में केशव काव्य, द में उपयुक्त सभी। तो साथियों, हमने ऊपर ही पढ़ा है कि हिंदी भाषा में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है, तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा राम काव्य। तो आपको इसके अंदर ऑप्शन ब भरना है। क्या भरना है? ऑप्शन संख्या ब भरना है कि राम काव्य है। अगला है, निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है? तो देखो, अ में रामचरित्र रामायण, ब में राम प्रकाश काव्य, स में रामचरित्र और द में रामचरित्र मानस। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो ऊपर ही आया है, हमने पढ़ा है यहाँ पर। हिंदी में सर्वप्रथम 1342 में लिखित भूपति कृत काव्य था रामचरित्र रामायण का संकेत मिलता है, परंतु अभी तक उसकी कोई प्रतिलिपि प्राप्त उपलब्ध नहीं हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचरित्र रामायण। तो आपको इसके अंदर भरना है, ऑप्शन भरना है रामचरित्र रामायण।
क्या भरोगे? रामचरित्र रामायण। ऑप्शन भरना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काव्य रीति काल के आधार पर लिखा गया है? तो कौन सा काव्य जो रीति काल के आधार पर लिखा गया है? रामचरित्र रामायण, राम प्रकाश, हनुमान नाटक, रामचंद्रिका। तो ऊपर ही आया है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो राम प्रकाश काव्य है मुनीलाल कलत है जो रीति सार के अनुसार लिखा गया है, तो इसके अंदर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा राम प्रकाश काव्य। क्या हो जाएगा? राम प्रकाश काव्य। तो आपको इसके अंदर ये भरना है, वह ऑप्शन भरना है राम प्रकाश काव्य। अगला है, रामचंद्रिका काव्य के कवि हैं। तो रामचंद्रिका नामक काव्य की रचना किसने की थी? अ में सूरदास, ब में तुलसीदास, स में केशव, द में मुनीलाल। तो देखो यहाँ पर ऊपर ही आया है रामचंद्रिका काव्य। मैं आपको बता देता हूं, महाकवि केशव ने रामचंद्रिका महाकाव्य की रचना की थी। आपको तो इसके अंदर भरना है राम केशव, राम महाकवि केशव है जो इसके अंदर ऑप्शन संख्या स भरना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स ऑप्शन केशव। अगला है, निम्न में से कौन सा काव्य संवाद के रूप में लिखा गया है? तो कौन सा काव्य जो संवाद के रूप में लिखा गया है? रामायण महानाटक, रामचरित्र रामायण, राम प्रकाश या रामचंद्रिका। तो देखो यहाँ पर नीचे ही आया था लाइन में, जो प्राणचंद्र चौहान कृत है रामायण मान नाटक है जो संवाद के रूप में मिलता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रामायण मान नाटक। क्या हो जाएगा? रामायण मान नाटक। तो आपको इसके अंदर ऑप्शन अ भरना है। अगला है, छठा, निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है। तो इनमें से कौन राम भक्ति के कवि नहीं है? देखो, अ तुलसीदास जी है, केशव भी है, हृदयाराम भी है, लेकिन सूरदास है वो कृष्ण भक्ति के कवि थे। क्या थे? कृष्ण भक्ति के कवि थे। तो इसके अंदर आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा सूरदास जी। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखने हैं। जो आपको यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनके उत्तर इस उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। तो साथियों, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक नहीं आप देख लेना, मैं एक नहीं इसके उत्तर जरूर बता दूंगा प्रश्न है जिनके जो भी है। तो चलते हैं दोस्तों, इसके अंदर देखो पहला प्रश्न पूछा गया है, राम की माता उन्हें क्या कहती थी? जो राम की माता थी उन्हें किस नाम से पुकारती थी? अ के अंदर रघुनंदन, ब में राम, स में राजीव नयन, द में कमल नयन। तो यानी जो राम की माता थी साथियों वो राम को राजीव नयन के नाम से पुकारती थी। तो आपको स ऑप्शन भरना है। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? जो यानी जो राम ने शक्ति पूजा की थी रावण को हराने के लिए, उसके अंदर उनके जो कमल के पुष्प थे उनको कौन चुरा लेता है? अ में रावण, ब में जाम्बवान, स में महाशक्ति, द में हनुमान जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स ऑप्शन, महाशक्ति चुरा लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, राम ने किसको पराजित करने के लिए महाशक्ति की उपासना की थी? जो राम जी ने जो यज्ञ किया था महाशक्ति की उपासना की थी वो किसको पराजित करने के लिए की थी? अ के अंदर देखो रावण, ब में मारीच, स में कंस, द में मेघनाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ ऑप्शन हो जाएगा रावण को। अगला क्वेश्चन है 10वां, दो नील कमल हैं शेष अभी, राम किन दो नील कमलों की बात कर रहे हैं? तो राम ने एक लाइन कही थी, माँ शक्ति ने जब उनका जो कमल पुष्प था वो चुरा लेते हैं तो राम बोलते हैं कि दो नील कमल शेष अभी मेरे पास बाकी हैं। तो राम ने किन्हे दो नील कमलों बताया था? यहाँ के अंदर देखो नेत्र, ब में कर, स में पुष्प, द में उपयुक्त सभी। नेत्र का मतलब होता है आंख, कर का मतलब होता है हाथ, पुष्प का मतलब होता है फूल और उपयुक्त सभी। इनमें से तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेत्र हो जाएगा, अ ऑप्शन हो जाएगा। दो नील कमल राम ने अपनी आंखों को कहा था। अगला क्वेश्चन है, नील कमल शब्द में अलंकार हैं। तो नील कमल शब्द में कौन सा अलंकार है उसमें बताना है। अ में उपमा, ब में रूपक, स में उत्प्रेक्षा, द में यमक। तो साथियों नील कमल शब्द में
उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। तो आपको ओ ऑप्शन पढ़ना है, इसमें उपमा अलंकार है। अगला है 12वां प्रश्न, नयन शब्द के पर्यायवाची हैं। नयन का मतलब होता है आंख, तो आंख के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? अ में देखो नेत्र, आंख चक्षु। ब में चक्षु कर नेत्र। स में दृश्य लोचन चरण। द में लोचन नेत्र शरण। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ ऑप्शन हो जाएगा, नेत्र, आंख और चक्षु ये सारे के सारे नयन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह भरने के निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर आपको खाली जगह भरनी है। जो आपकी पहली खाली जगह है, जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगला है, हिंदी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा, कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। तो यहाँ पर लिखना आपको खाली जगह के अंदर भरना है देवनागरी। अगली खाली जगह है, मेरा घर गंगा पर है। वाक्य में शब्द शक्ति है। इसके अंदर बताना है कि मेरा घर गंगा पर है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है वो आपको बताना है। अगली खाली जगह है, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोग प्रचलित अर्थ का बोध होती है। तो यानी जिस शब्द की शक्ति से किसी शब्द का साधारण या लोक प्रचलित अर्थ हो उसे कौन सी शक्ति कहते हैं, कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? इसके अंदर ये आपको बताना है, खाली जगह के अंदर भरना है। अगला है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। उक्त वाक्य में पंक्ति में अलंकार है। तो इसके अंदर आपको अलंकार बताना है कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अगली खाली जगह है आपकी, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बिसारिये। उक्त काव्य में भवरण के कारण अलंकार हैं। तो देखो इसके अंदर यहाँ पर देखो ब आया है, इसमें भी देखो भगवान में भी ब है, इसमें भी ब है, और भयंकर में भी ब है, भूरी में भी ब है। तो इनके अंदर देखो सब की जगह पर बे की जो पुनरावृत्ति हुई है, क्या हुई है? पुनरावृत्ति हुई है। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है वो आपको इसके अंदर बताना है। इसके अंदर देखो ब शब्द की हर जगह पर पुनरावृत्ति हुई है। भगवान में भी हुई है, भक्तों में भी ब आया है, भयंकर में भी ब आया है, भूरी में भी ब आया है। तो इसके अंदर बताना है कि कौन सा अलंकार है। अगले क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो ये सारे के सारे अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, इनके उत्तर आपको एक पंक्ति के अंदर देने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ क्योंकि टाइम में जो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न परिभाषित शब्दों के अर्थ लिखिए। दूसरा है, संक्षेप शब्द के लिए परिभाषित शब्द लिखिए। तीसरा है, मेढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? तो मेढक मंडली का दूसरा नाम क्या था वो बताना है। तीसरा है, फिशर लेखन क्या है? तो फिशर लेखन किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है। चौथा है, किशन दा की कौन सी छवि यशोधरा बाबू के मन में बस गई थी? इसके बाद बताना है कि जो किशन दा थे उनकी कौन सी छवि थी जो यशोधरा बाबू के मन में बस गई थी वो बतानी है। अगला है छठा, ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रसारित किया गया मॉडल पेपर है, तो इसे जरूर अंत तक देखें। अगला है, कौन सी बात यशोधरा बाबू कभी कभी तंजिया व्यंग्यात्मक कहते हैं? तो यानी कौन सी बात थी जो यशोधरा बाबू कभी कभी तंजिया कहते थे? अगला है, पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। अगला है, जूझ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है? अगला है, लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। 10वां क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसके अंदर आपको कुंवर नारायण जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने हैं। अगला है, हंजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसके अंदर आपको बताना है कि हंजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था?
और कब हुआ था, उनका सन बताना है। तो आपको कम से कम 4-5 कवियों के जन्म स्थान और उनकी जन्म डेट को भी याद कर लेना है। आपको कवि परिचय भी याद करना है। अगले प्रश्न है आपके, निम्नलिखित निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों के अंदर दीजिए। ये जो प्रश्न होंगे ये आपके 2-2 अंक के होंगे। इसके उत्तर कम से कम आपको 40 शब्दों के अंदर लिखने होंगे। चौथा प्रश्न है, देखो इसके अंदर प्रिंट माध्यम के किन्हीं 2 कमियों को समझाइए। तो प्रिंट माध्यम में उसकी कोई 2 कमियां बतानी है। अगला है, हिंदी में नेट पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखिए। छठा प्रश्न है, खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक संक्षिप्त लेखन तैयार कीजिए। आलेख तैयार करना है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना लिखिए। कविता में एक खेल है, बच्चों के बहाने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 9वां प्रश्न है, भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता क्यों। जो भगत जी होते हैं उन पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता, उसके बारे में आपको बताना है। 10वां प्रश्न है, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था, कैसे स्पष्ट कीजिए। 11वां प्रश्न है, यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। जो यशोधर बाबू थे वो घर पर जल्दी लौटना उनको क्यों पसंद नहीं था, उसको कारण बताने हैं। अगला प्रश्न है आपका 12वां, यदि आप दत्त जी राय के स्थान पर होते तो लेखक की मदद कैसे करते थे। तो आपको अपने खुद को दत्त जी राय के स्थान पर मानना है और फिर आप लेखक की किस प्रकार से मदद करते उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अगले जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखने हैं। जो ये आपके निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे वह 3-3 अंक के होंगे। पहला क्वेश्चन है, भूलना खंड में सही फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। हर्ष स्वीकारा है, कविता के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। तो देखो इसके अंदर अथवा में भी एक क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी के रुबाइयों की भाषा ए प्रसंग सूरदास के वाचाल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों शब्दवा, लोहार अभी तक उनका वतन है और दहेली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस कथन के द्वारा लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसके अंदर भी देखो आपको एक अथवा के अंदर क्वेश्चन है, सीरीज की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि सीरीज को अवधूत क्यों माना जाता है। जो सीरीज है वह एक पेड़ का नाम है, जो सीरीज का पेड़ होता है वो गांधी जी से उसकी क्यों तुलना की जाती है उसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि सीरीज है वो गर्मियों के अंदर खड़ा रहता है, उसके जो पेड़ पत्तियां होती है वो गर्मियों के अंदर निकल जाते हैं, जो बाकी पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां झड़ जाती है, लेकिन जो सीरीज होता है उसके पेड़ पौधों की पत्तियां तभी निकलती है। ये गांधी जी की तरह कड़ी धूप और कड़ी लू की जो हवा चलती है उसके अंदर वो खड़ा रहता है। इस प्रकार से इसको बताना है, लिखना है इसके उत्तर। अगला है 15वां प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर भी देखो आपको एक अथवा के अंदर क्वेश्चन है, एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है, जूझ पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय लिखिए। तो मैंने आपको पहले से बता दिया, आपके जितने भी कवि हैं उन सभी का कवि परिचय और जो भी लेखक हैं कम से कम आपको 5-5 पाठ के लेखक और 5-5 पाठ के जो कविता वाले पाठ हैं उनके लेखकों जो कवि हैं उनका कवि परिचय याद कर लेना है। तो देखो इसके अंदर अथवा में के अंदर भी एक क्वेश्चन दिया गया है, महादेवी वर्मा का लेखक परिचय लिखिए। तो ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, साथियों इसे जरूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो जो ये प्रश्न है इनके अंदर आपको जो है इसके अंदर सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। तो इन सभी की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। मैं निज रोदन में
राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निचावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो संत बनाना। क्यों कवि के कर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो इसका आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है। ये किस पाठ से लिया गया है, इसके अंदर कवि क्या बताना चाहता है, इसके अंदर भी देखो आपको एक अथवा के अंदर भी दिया गया है। तो मैं इन सभी को नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इनको पढ़कर इनकी आपको व्याख्या करनी है। एक बार वीडियो को रोक कर भी आप जरूर देख लें क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। देखो 18वें प्रश्न में फिर देखो एक आपको गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको जो दिया गया गद्यांश है उसको पढ़कर और इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके अंदर हमें जो लेखक है वह क्या बताना चाहता है, इसको पूरे विस्तार से अंदर लिखना है। देखो इसमें भी एक अथवा के अंदर एक और गद्यांश दिया हुआ है। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे, आपको जो अच्छी तरीके से आता है वही आपको इनमें से करना है। एक बार आप इसे जरूर देख ले पूरा का पूरा, क्यों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। अपने विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री हेतु निविदा तैयार कीजिए। तो आपको निविदा तैयार करनी है कि अपने स्कूल में क्या क्या आवश्यक सामग्री हेतु आपको निविदा एक बनानी है। इसके अंदर भी देखो एक अथवा के अंदर क्वेश्चन है। सचिव मां शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से रीट परीक्षा भर्ती की तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार। इसके अंदर आपको एक विज्ञप्ति बनानी है जिसके अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव है उनको लिखनी है कि जो रीट की जो परीक्षा की जो तिथि है उसके अंदर कुछ बदलाव करे। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका जो 20वां है। ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारंभित निबंध लिखिए जो कम से कम 300 शब्दों में हो। तो आपको इसके अंदर एक निबंध लेखन करना है। ये 5 अंक का होगा। तो साथियों यहाँ पर जो भी निबंध दिए गए हैं ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, इन्हें जरूर याद कर ले। तो देखो इसके अंदर पहला दिया गया है वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण। तो जो वैश्विक महामारी चल रही थी कोरोना, उसके अंदर जो आपने ऑनलाइन शिक्षा ली है उसके बारे में क्या क्या फायदे हैं वो इसके अंदर आपको लिखने हैं। इसके अंदर देखो दूसरा है राजस्थान की सतरंगी संस्कृति के बारे में लिखना है। तीसरा है महिला सशक्तिकरण और चौथा है पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतें। तो ये सारे के सारे जो 4 निबंध है ये 4 के 4 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इसे जरूर ही याद कर ले। तो साथियों आप सभी से विदा लेने से पहले एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।